हेलो फ्रेंड्स, आज को हम लोग एनबीएफसी के सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स और सम्स को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एसपीएल का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। ये एसपीएल का एक्सट्रैक्ट है जिसमें बहुत सारे डेटास दिए हुए हैं जिसका अभी हम लोग यूज़ करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऑन गोइंग थ्रू डिटेल्स ऑफ हेड अदर एक्सपेंडिचर इन एक्सपेंसेस साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ profit and loss, it is noticed that there is an expenditure relating to manpower outsourcing cost amounting to rupees 99.50 crores included under other expenditure. Does it meet the requirements of division 3 of schedule 3 of the Companies Act 2013? तो ये हम लोगों से बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग एसपीएल के अंदर जो अदर एक्सपेंडिचर हेड है उसमें एक एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड है जिसका नाम है मैन पावर आउटसोर्सिंग कॉस्ट, जिसका अमाउंट है 99.50 करोड़। तो क्या ये डिवीज़न 3 स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिवीज़न 3 स्केड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिक्वायरमेंट लिखा है कि एनबीएफसी इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट any item of other income or other expenditure which exceeds 1% of the total income। अगर टोटल इनकम का 1% एक्सीड करता है कोई भी आइटम ऑफ अदर इनकम और अदर एक्सपेंडिचर, तब हम लोगों को उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। तब हम लोग को रिक्वायरमेंट पता चल चुका है। टोटल इनकम का अगर 1% से एक्सीड करता है, 1% एग्जैक्टली 1% नहीं दोस्तों, 1% से एक्सीड करता है आइटम ऑफ एनी आइटम ऑफ अदर इनकम या फिर अदर एक्सपेंडिचर, तब हम लोग उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 9,900 करोड़ और अदर इनकम है 100 करोड़। तो दोनों मिला के हो गया, टोटल इनकम हो गया 10,000 और 10,000 का 1% हो जाता है ₹100 करोड़। और जबकि ये कॉस्ट जो है मैन पावर का वो है 99.50 करोड़। तो ये तो साफ पता चल रहा है कि ये इसको एक्सीड नहीं करता है। 100 करोड़ भी अगर ये रहता तो भी हम लोग इसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगर 100 करोड़ के ऊपर रहता तभी सेपरेटली डिस्क्लोज होगा। तो हाँ, यहाँ पर ये डिवीज़न 3 ऑफ स्केड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो रजिस्टर है अंडर कंपनीज एक्ट में, और ये डेटा दिया हुआ है। डायरेक्टर इंटेंड्स टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एज एनबीएफसी अंडर सेक्शन 45I है। हम लोग को एडवाइस करना है कि क्या डायरेक्टर को एनबीएफसी के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 45I है। तो ये डेटा से अभी हम लोग देखेंगे एनबीएफसी का क्राइटेरिया क्या होता है, पहले उसको समझिए। जितना भी फिनेंशियल एसेट्स होगा कंपनी का, वो मोर देन होना चाहिए 50% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी नेटेड बाय इंटेंजिबल एसेट्स। मतलब टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर दीजिए। उसके बाद जितना भी फिनेंशियल एसेट्स है कंपनी का, चाहे वो नॉन करेंट एसेट हो या करेंट एसेट हो, लेकिन वो होना चाहिए फिनेंशियल एसेट्स, उन सबको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद टोटल एसेट्स माइनस इंटेंजिबल एसेट्स जो भी अमाउंट आएगा वो हम लोग परसेंटेज निकालेंगे कि फिनेंशियल एसेट टोटल एसेट्स का कितना परसेंट कंस्टिट्यूट करता है। अगर वो 50% नहीं 50% से ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ एक और क्राइटेरिया है कि जो इनकम होगा फ्रॉम द फिनेंशियल इनकम, जो फिनेंशियल इनकम होगा वो ग्रॉस इनकम का मोर देन 50% होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट होता है तभी वो एनबीएफसी के तहत रजिस्ट्रेशन कराना उसके लिए नेसेसरी होगा। आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, मैं बताती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि फिनेंशियल एसेट्स ऑफ द कंपनी कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स नेटेड ऑफ बाय इंटेंजिबल एसेट्स, एंड इनकम फ्रॉम
financial assets of the company constitute more than 50% of gross income। याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रॉस इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं बोला है। ये कंफ्यूज करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट फॉर द ईयर भी दिया हुआ है, एक साथ ही साथ में ये पेड अप शेयर कैपिटल का भी डेटा दिया हुआ है। इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग इस पे फोकस करेंगे कि हमारा फिनेंशियल एसेट जो है वो कितना परसेंटेज है। तो फिनेंशियल एसेट देखिए 61.75 करोड़ और 312.25 करोड़ को दोनों को प्लस करेंगे 374 करोड़ आएगा। और जो आपका टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी है 620 करोड़ है, उसमें से 12 करोड़ माइनस कर देंगे तो 608 करोड़ आएगा। फिर 374 बटा 608 इंटू 100 करेंगे तो 61.51% आ रहा है, जो कि मोर देन 50% है। अब आते हैं फिनेंशियल इनकम की तरफ। तो ये इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यही हमारा फिनेंशियल इनकम है। तो ये 68 करोड़ को डिवाइड करेंगे 118.75 करोड़ से, तो कितना परसेंट आता है हमारा 57.26%, जो कि मोर देन है 50% में। तो दोनों क्राइटेरिया मीट होता है। तो ये डायरेक्टर का इंटेंशन सही है, उसको अप्लाई कर देना चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, NBFC रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर सेक्शन 45 आई है। अब और एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है कि एक MN कंपनी लिमिटेड है जो कि NBFC है और मिनिमम CRAR जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है इसको मेंटेन करना है 15%, ठीक है। और ये सब जो है ये फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, ये फॉलोइंग डेटा है जिसमें बताया गया है कि ओन फंड जो है वो है आपका 1000 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर NBFCs एंड इन ग्रुप कंपनीज जो है वो है आपका 150 करोड़, परपेचुअल डेप्ट इशूड बाय MN कंपनी है 120 करोड़, प्रेफरेंस शेयर जो नॉट कंपलसरी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी 80 करोड़, रिवैल्यूएशन रिजर्व है 200 करोड़, जनरल रिजर्व एंड लॉस है आपका 50 करोड़, हाइब्रिड डेप्ट कैपिटल है 90 करोड़, सबऑर्डिनेट डेप्ट है 140 करोड़, रिस्क वेटेड एसेट्स है 8000 और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है 10 करोड़। ये सारा फिगर्स जो है वो अमाउंट इन रुपीस इन करोड़ दिया हुआ है दोस्तों। तो हम लोगों को बोला है कि चेक करके बताइए कि क्या Tier 1 और Tier 2 कैपिटल को ऐड करके जब हम लोग रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना परसेंट आता है। अगर वो 15% या उससे ज़्यादा है तो ये मेंटेन करता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। Tier 1 कैपिटल में देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ओन्ड फंड, जो इसका खुद का फंड है वो है आपका 1000 करोड़। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर NBFCs एंड इन ग्रुप कंपनीज। तो ये जो अमाउंट है ना दोस्तों वो एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड है। जितना भी 10% ऑफ ओन फंड से ज़्यादा होगा उसको हम लोग लेस करेंगे। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर NBFC एंड ग्रुप कंपनी जो है, अगर वो ये इस ओन फंड के अप टू 10% है तब तो ठीक है, हम लोगों को कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर 10% से जितना भी ज़्यादा होगा वो इस 1000 में से लेस होगा। फिर से रिपीट कर रही हूँ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर NBFCs एंड इन ग्रुप कंपनीज जो है, अगर वो अप टू 10% ऑफ दिस ओन फंड है तब तो ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इसको एक्सीड कर जाता है, इस 1000 का 10% से ज़्यादा है, तब उसको इस 1000 में से लेस करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली बता दिया गया है कि एक्सीडिंग 10% है तो सीधा 1000 में से 150 करोड़ को माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम लोग परपेचुअल डेब्ट जो भी इशू हुआ है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो है बेस लेयर का कंपनी नहीं है। अगर बेस लेयर का कंपनी होता, बेस लेयर का NBFC होता तो उसमें परपेचुअल डेब्ट को कुछ नहीं करना है। लेकिन ये 120 करोड़ को हम लोग, यहाँ पर भी एक क्राइटेरिया है कि ये जो 120 करोड़ जो दिया हुआ है ये अमाउंट ना अप टू 15% ऑफ प्रीवियस ईयर का ओन फंड ही हम लोग ले सकते हैं Tier 1 कैपिटल में। मतलब कि अगर मान लीजिए कि प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में आपका जो है ओन्ड फंड था 1500 करोड़, तो इसका 15% 1500 इंटू 15% इसका
हम लोग 225 करोड़ तक ही परपेचुअल डेब्ट को हम लोग टीयर 1 कैपिटल में इशू कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये विद इन लिमिट है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं परपेचुअल डेब्ट को। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, पहला ओन फंड जो रहेगा वो हम लोग लिखेंगे टीयर 1 कैपिटल में, साथ ही साथ जितना भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर एनबीएफसीज एंड इन ग्रुप कंपनीज है, अगर वो जब तक वो अप टू 10% ऑफ ओन फंड है, जैसे कि यहाँ पर 1000 है और ये 100, ये इन्वेस्टमेंट जो है 100 है, तब तो चलेगा क्योंकि वो 10% विद इन द लिमिट है। लेकिन वो जितना एक्सीड करेगा 10% के ऊपर, उतना हम लोग इसमें से ओन फंड में से माइनस करेंगे। यहाँ पर ये 150 जो है ये डायरेक्ट दिया हुआ है, एक्सीडिंग 10% है, तो ये डायरेक्ट 150 माइनस हो जा रहा है। और परपेचुअल डेब्ट जो है इशू हुआ है बाय एमएन कैपिटल लिमिटेड, ये जो है अप टू 15% ऑफ प्रीवियस ईयर ओन फंड ही होना चाहिए। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये विद इन लिमिट है और डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो 1000 लेस 150 करोड़ और प्लस 120 करोड़, तो 970 करोड़ होगा। उसके बाद आते हैं टीयर 2 कैपिटल में, यहाँ पर वही प्रेफरेंस शेयर लेंगे जो कि नॉट कंपलसरी कन्वर्टिबल टू इनटू इक्विटी हो। अगर वो कंपलसरी कन्वर्टिबल या फिर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी होगा तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर जो कि नॉट कंपलसरी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी है वही टीयर 2 कैपिटल में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ले चुके हैं 80 करोड़। हाँ, और एक बात, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो ओनली अप टू 45% तक ही आता है। तो 200 का 45% आपका हो गया 90 करोड़, यहाँ पर ऐड होगा। जनरल प्रोविजन एंड लॉसेस भी आता है टीयर 2 कैपिटल में, लेकिन ये अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट तक ही आता है। तो 8000 का 1.25% आपका होता है 100 करोड़, और यहाँ पर जनरल प्रोविजन एंड लॉस दिया हुआ है 50 करोड़, तो ये विद इन लिमिट है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर ले लिए 50 करोड़। उसके बाद हाइब्रिड डेब्ट कैपिटल भी टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होता है और सबऑर्डिनेट डेब्ट कैपिटल भी टीयर 2 कैपिटल का पार्ट होता है, तो हम लोग इन सबको ऐड कर लिए हैं। फिर से रिपीट करती हूँ दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि नॉट कंपलसरी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी है, वो यहाँ पर आएगा। टीयर 2 कैपिटल में रिवैल्यूएशन रिजर्व जो होता है अप टू 45% तक ही आता है। जितना भी दिया हुआ रहेगा उसको इंटू कर लीजिएगा 45% से और डायरेक्ट लिख दीजिएगा। जनरल प्रोविजन एंड लॉस जो है वो रिस्क वेटेड एसेट्स का अप टू 1.25% ही होना चाहिए, उससे नीचे है तो चलेगा, लेकिन 1.25% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जनरल प्रोविजन एंड लॉस अप टू 1.25% ऑफ रिस्क वेट एसेट होना चाहिए। अब ये जो है जनरल प्रोविजन एंड लॉस जो है अप टू 1.25% है, रिस्क वेट एसेट का विद इन लिमिट है, इन सबको ऐड कर देंगे। ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 450 करोड़। और एक बात दोस्तों, टीयर 2 कैपिटल जो है वो टीयर 1 कैपिटल को एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर ये अमाउंट बाई चांस फॉर एग्जाम्पल आता 980 करोड़, तो ये सिर्फ 970 करोड़ अप टू टीयर 1 कैपिटल तक ही ऐड होता। खैर ये यहाँ पर कम है, तो जो भी डेटा है हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेट एसेट्स प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम, तो यहाँ पर आपका आ रहा है 17.72%। तो ये विद इन लिमिट, ये 15% इसको मिनिमम मेंटेन करना था। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये मेंटेन कर रहा है 17.72%, तो ये एडिक्वेट है, ये पूरा कंप्लाई कर रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको 1% भी यूज़फुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।